यदि आंख से आंख मिलाना होगा तो हम आंख मिलाएंगे। यह भारत का वह दृष्टिकोण था। जापान गए तो दुनिया में जो बंदूक की ताकत होती है और जो कलम की ताकत होती है, दोनों में अंतर होता है। बंदूक की ताकत का असर क्षणिक होता है। महाभारत में डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने लोग मरे, कितने योद्धा मरे, उसमें कुछ को हम जानते हैं, वो घटना बन के रह गई। लेकिन व्यास जी ने जो महाभारत लिखा है, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता जो उपदेश दिया, वो उस घटना का नहीं, उस वर्तमान के बाद आज के वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों का एक सौगात बन गया है। तो कलम की ताकत या दृष्टि की ताकत भूगोल और काल की सीमाओं से परे होती है। बंदूक की ताकत स्थानीयता के भाव से ग्रस्त होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बंदूक की ताकत के स्थान पर उस कलम की ताकत यानी भारत की जो विरासत है, जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, यह एक गलत शब्द का प्रयोग दुनिया में चल रहा है। यह भी औपनिवेशिक मानसिकता से दुनिया का ग्रस्त होना है कि व्हाट इज सॉफ्ट पावर। यह सॉफ्ट पावर नहीं है, यह एक दार्शनिक आध्यात्मिक ताकत है। यह दार्शनिक और आध्यात्मिक ताकत ही कला के रूप में, संगीत के रूप में, आध्यात्म के रूप में, समाजशास्त्र के रूप में, साहित्य के रूप में प्रकट होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां भगवत गीता वहां के प्रधानमंत्री को भेज दिया और कहा कि इससे अधिक बहुमूल्य चीज मेरे पास आपको भेंट करने के लिए नहीं। जिसे एक बार आइंस्टाइन ने पढ़ा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेंट करके कहा कि यदि दुनिया का विमर्श बदलना है, दुनिया को स्थिरता प्राप्त करनी है, स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है, तो आपको अध्यात्म के मूल पिंड पर पहुंचना ही होगा। यह जो दृष्टि के आधार पर उन्होंने पूरी दुनिया का दौरा किया। जब हम भारत कहते हैं तो भारत का तात्पर्य क्या है? क्या एक भूगोल है? क्या एक विकास की सिर्फ एक कुंडली है? विकास तो रोमन साम्राज्य का भी हुआ, लेकिन रोमन साम्राज्य का विकास हुआ, लेकिन जब आध्यात्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक, समाजशास्त्रीय भाव का पतन हुआ तो रोमन साम्राज्य जो शताब्दियों में बना वो दशकों में बिखर गया, उसका पतन हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया पे एक दृष्टि देने का काम किया। 3 बातों में आप मैं रेखांकित करना चाहता हूं। अभी चीन एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया है, 2013 में हुआ। कोरोना के बाद 12 मार्च 2022 को चीन ने 149 देश और 32 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ लगभग 215 डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। वो क्या? $121 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करके 149 देशों में व्यापार के परंपरागत रास्ते को खोलना, वहां इन्वेस्टमेंट करना। तो साम्राज्यवाद को प्राप्त करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेसी चाहिए, वैधानिकता की संरचनाएं चाहिए। ऐसे अधिपत्य नहीं होता है। पहले संरचनाएं खड़ी की जाती है। जैसे श्रीलंका में $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना, तो चीन की एक बड़ी साजिश है। इन 149 देशों में 65% दुनिया का एनर्जी रिसोर्सेज विद्यमान है। दुनिया के 65% ऊर्जा के स्रोत पर कब्जा कर। जब चीन इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो उसका मुकाबला दुनिया पर इनलाइटन करके ही हो सकता है। अभी आप चीन से पैसे के आधार पर, मिसाइल के आधार पर मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला करने की स्थिति में है, लेकिन दुनिया को उस स्थिति में पहुंचाने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 फॉर्मूला दिए। पहला, क्लाइमेट का। जब भी क्लाइमेट का G7 में बात शुरू हुई, जिस
G7 में कभी भारत को बुलाया नहीं जाता था, उस G7 में भारत को बुलाया गया 2022। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि क्लाइमेट की समस्या सिर्फ सरकारी नीतियों की समस्या नहीं है, इट इज बियॉन्ड दी गवर्नमेंटल पॉलिसीज। जो पहली बार राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट बनने से पहले जो आज हम राष्ट्र देख रहे हैं, अमेरिका है, रूस है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, जो भी सैकड़ों राष्ट्र हैं, उसके पूर्व जो सभ्यताएं थी वो सभ्यताएं क्यों बहुत दिनों तक रहती थी और संघर्ष क्या होता था? क्योंकि पीपल टू पीपल डायलॉग होता था, लोगों के रिश्ते बनते थे, इससे सरकारें और राज्य एक दूसरे से लड़ नहीं पाती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकारी नीतियों से ऊपर उठकर लोगों को इन्वॉल्व करके, क्योंकि क्लाइमेट की समस्या सिर्फ सरकार की समस्या नहीं है, यह हमारे लोक अस्तित्व की समस्या, मानव जीवन की समस्या है। तो जब यह नीति को लेकर आगे बढ़े तो दुनिया को पता चला कि एक दृष्टि आ रही है जो भारत कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जब तक उसका व्यवहारिक रूप नहीं आएगा तो वसुधैव कुटुंबकम तो अन्य भाषाओं में भी, अन्य संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में कोई एक ऐसा शब्द है। दूसरा उन्हें हेल्थ की समस्या, आज चीन पूरी दुनिया में जो स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेसी क्रिएट कर रहा है, उसमें दुनिया में जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य में चीन का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। एक बार स्वास्थ्य का क्षेत्र कब्जा हो गया फिर कोई देश चीन की चंगुल से निकल नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी ने कहा वन ग्लोब वन हेल्थ, यानी कि अगर वियतनाम में कोई बीमारी है उसकी जिम्मेदारी भारत को लेनी पड़ेगी, भारत में यदि कोई बीमारी है तो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी पड़ेगी। और ऐसा कहने से पहले प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में यह करके दिखाया। जब 100 सालों के बाद मानव अस्तित्व सिर्फ खतरे में नहीं था, मानव संबंध की परीक्षा की घड़ी थी, जब ह्यूमन रिलेशंस आका जा रहा था, परिवार एक दूसरे को छोड़ रहे थे, हर व्यक्ति अपने अस्तित्व में सिमट रहा था, समाज और परिवार नाम की परिभाषाएं बिखर रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मविश्वास दिलाया। उस आत्मविश्वास के कारण राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, परिवार, समाज, सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने एक होकर उसका मुकाबला किया। दुनिया ने उसका प्रतिमान देखा, भले ही वे शब्दों से व्यक्त न करें, लेकिन व्यवहार में भारत की स्थिति को देखकर ऐसे ही लीडरशिप आती है। लीडरशिप कोई प्रस्ताव पारित करके नहीं होता, आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, और जो कर्म की ध्वनि होती है वो अस्थायी होती है। ध्वनि से निकली हुई ध्वनि जो होती है वो अस्थायी होती है। तो वाणी की ध्वनि से नहीं, भारत ने अपने कर्म की ध्वनि से पूरे दुनिया को, दुनिया के कानों में इस बात का गुंजन किया कि संबंध क्या होता है ये भारत से सीखना चाहिए, परिवार का मूल्य क्या होता है ये भारत के समाज से सीखना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री उसी का नेतृत्व करते हुए कहा कि वन हेल्थ वन ग्लोब। तो पूरी दुनिया में जहां भी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सबको सामूहिकता के साथ, साझेदारी के साथ, संवेदना के साथ, सहयोग के साथ हाथ बटाना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण जो उन्होंने कदम बढ़ाया, दुनिया की संस्थाएं क्यों विफल हुई, हम में से सब जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बना। वह क्या था? कुछ मुट्ठी भर यूरोप के राष्ट्राध्यक्षों और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों पर खिलौना था, कुछ समय में ही बिखर गया और द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। उसको वास्तव में बनाया गया था कि दुनिया में शांति हो, लेकिन वह अशांति का कारण बन गया। फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, यूनाइटेड नेशंस है। यह एक कदम आगे बढ़ा, यह राष्ट्राध्यक्षों के हाथों से निकलकर कुलीनों के हाथ चला गया, यानी नीति निर्माण करने वाले नौकरशाह, पढ़े लिखे लोग वहां तक पहुंचा। इसलिए जहां तक उनका सामर्थ्य है, नीति निर्णय करने वालों का, राष्ट्राध्यक्षों का और कुलीनों का, उनकी ताकत की सीमाएं। जहां तक उनकी ताकत है वहां तक यूनाइटेड नेशन ने काम किया, वहां तक यूनिसेफ ने काम
यूनेस्को ने काम किया, वहां तक WHO ने काम, उसकी सीमाओं में बंधा रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फॉर्मल स्ट्रक्चर को इनफॉर्मल करना शुरू कर दिया। फॉर्मेलिटीज इन द स्ट्रक्चर इज ए डिटरेंस फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। औपचारिक से अनौपचारिक बना दिया। कितने कम समय में आज गांव का भी आदमी जानता है कि G20 क्या है। एक खोंचा वाला भी कहता है G20 हो रहा है। ये सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए नहीं किया। नीति का निर्माण, पॉलिसी मेकिंग इज नॉट द मोनोपोली ऑफ हैंडफुल इंडिविजुअल्स। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीति निर्माण मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जब सामान्य लोगों तक संस्था जाएगी, नीति निर्माण करने वाले लोग जाएंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। जिस व्यक्ति को आप बहुत सामान्य मानते हैं, वो सामान्य होता नहीं, उसे अवसर नहीं मिलता है। उस व्यक्ति को अवसर दीजिए और मंच पर बैठे हुए व्यक्ति से वो अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा देगा। जिस विचारधारा से हम सब आए हैं, कम से कम मैं जिस विचारधारा से आया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें एक चीज सिखाया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कि सामान्य व्यक्तियों को संगठित करके असामान्य काम करना। हम असामान्य लोगों को नहीं ढूंढते हैं, हम सबसे सामान्य लोगों को गली मोहल्ले गांव परिवार में ढूंढते हैं। और वही सामान्य व्यक्ति जब एक होता है अपनी बौद्धिकता के आधार पर, अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर, समाज के प्रति समर्पण के आधार पर, तो एक ऐसी ताकत बन जाती है कि असामान्य लोग भी उससे जुड़ना चाहते हैं, उसके नजदीक आना चाहते हैं। वो एक चुंबकीय ताकत बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को संदेश दिया। यह संदेश सिर्फ G20 के लिए ही नहीं है, ये G7 के लिए भी है। यह संदेश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। यह संदेश WHO के लिए है। यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि से, हाथों से, ये यानी कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है कि लोकतांत्रिकरण करो, आइदर डेमोक्रेटाइज और पेरिस, या तो उसका जनतांत्रिकरण करो नहीं तो मिट जाओ। यह जो दृष्टि है, उसके कारण प्रधानमंत्री आज मोदी जी, आज बाइडेन हो, पुतिन हो, माइक्रोन हो, मॉरिसन हो, इस सभी विश्व के नेताओं के बीच में एक निर्णायक नेतृत्व के रूप में जाने जाते। तो आप कहेंगे निर्णायक नेतृत्व क्या होता है? मैं एक अंतिम उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 4 जून 1940 को एक घटना है। एक घटना यह है कि फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध में हार चुका और आत्मसमर्पण के लिए कदम बढ़ा रहा था। फ्रांस और जर्मनी के बीच बातचीत शुरू हो गई। पूरे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में आत्मविश्वास लोगों ने खो दिया। ब्रिटेन की सेना, ब्रिटेन के लोगों को लग रहा था अब जर्मनी फ्रांस के बाद ब्रिटेन को कब्जा करेगा। उसमें चर्चिल ने एक भाषण दिया, विल फाइट ऑन द बीचेस, विल फाइट इन द फील्ड एंड द स्ट्रीट्स, we will fight on the leading field, we will fight in the hills। हम समुद्र में लड़ेंगे, हम आसमान में लड़ेंगे, हम पहाड़ में लड़ेंगे, हम जंगल में लड़ेंगे, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, अंतिम दम तक ब्रिटिश जर्मनी के साथ लड़ेंगे। एक 10 पंक्तियों के इस भाषण में पूरे ब्रिटेन में आत्मविश्वास भर दिया कि हम फ्रांस नहीं बनेंगे। और यही एक भाषण द्वितीय विश्व युद्ध के लिए निर्णायक साबित हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि राष्ट्र वही होता है, राष्ट्र की ताकत वही होती है। जैसे इसमें अगर माचिस नहीं होता तो सब चीज की उपस्थिति के बावजूद भी दिया नहीं जलता। इतिहास में व्यक्तित्व की भूमिका वही होती है। राष्ट्र की ताकत को, राष्ट्र के आत्मविश्वास को, राष्ट्र की दृष्टि को समेटकर पूरी दुनिया के सामने एक नैरेटिव के रूप में रखना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी नैरेटिव को आज पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर रूस तक स्वीकार कर रहा है। इससे मैं कहना चाहता हूं कि भारत में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है,
भारत में कितनी आर्थिक प्रगति हो रही है। बिना आर्थिक ताकत का कोई देश सिर्फ दृष्टि के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो अर्थ की ताकत और अर्थ अब तक पूरे भारत में प्री नरेंद्र मोदी एरा में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी रही है, जो नैसर्गिक आधार पर जैसे भी जो भी आ जाए उसे पॉपुलिज्म के द्वारा या नीतियों के द्वारा हम बांटते थे, चाहे सैलरी के रूप में दें, सब्सिडीज के रूप में दें या जिस रूप में दें।